वेलकम टू CIZ प्लस। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के। जैसा कि आप जानते हैं यूपीपीएससी का एग्जाम आने वाला है 1 नवंबर को। बहुत सारी पोस्ट हैं, AE लेवल की पोस्ट है, ग्रेड ए की सैलरी मिलेगी आप लोगों को। बहुत अच्छा ऑप्शन है तैयारी करने का, क्योंकि जिस तरह से जॉब्स घटती जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है PSUs का, उस वे में बहुत अच्छा सोर्स है। आप दिल लगा के पढ़ लीजिए 1 नवंबर तक। और उसका सबसे बेस्ट वे क्या होता है शॉर्ट टर्म में तैयारी करने का, लास्ट टाइम पे जितने प्रीवियस ईयर हो सकें। हमारे पास कौन से पेपर्स अवेलेबल हैं 2013 एंड 2007। रेलिवेंट टॉपिक 2013 बनता है क्योंकि वो लास्ट हुआ था। तो हम लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन से हॉट टॉपिक्स हैं, कौन से इजी टॉपिक्स हैं जिनसे आप इजीली नंबर्स ग्रैब कर सकते हो। और जितने भी प्रीवियस ईयर में हम क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि बहुत रेपिटेशन होता है जैसे कि स्टेट जॉब्स में, तो हम लोग जितने क्वेश्चंस कर पाए। वीडियोस वक्त बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, आप लोग साथ साथ देखते रहिए, पॉज कर करके सॉल्व करते रहिए। आप लोगों को बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। लास्ट टाइम तक सारे के सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व हो जाएंगे। पेपर 1 एंड पेपर 2 में 180 प्लस 180 360 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे पूरे होल वीडियो सीरीज में, जो कि बहुत अच्छा एडवांटेज है आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए। तो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। The first question is the expression for the kinematic viscosity of the fluid is definition based question, basically property of fluid से। kinematic viscosity ऐसे होती है, न्यू से डिनोट किया जाता है, जिसका डेफिनेशन होती है म्यू अपॉन रो, बेसिकली डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी जो एटा से डिनोट किया जाता है उसको डेंसिटी से, म्यू से डिनोट किया जाता है, बेसिकली उसको डेंसिटी से डिवाइड कर दिया जाए, जो कि है मास डेंसिटी, बेसिकली उससे डिवाइड कर दिया जाए तो मेरी काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाती है। सिंपल इसमें तो इससे अलावा और क्या बताने वाला कुछ है ही नहीं, डेफिनेशन ही पूछ ली काइनेमेटिक की। दैट इज द बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द पाइप इन सीरीज प्रॉब्लम। जो पाइप इन सीरीज नहीं होता, जैसे कि ये वाली प्रॉब्लम्स जो दैट इज पाइप 1, पाइप 2, पाइप 3 बोल रहा है। इन पाइप प्रॉब्लम्स में, सीरीज वाली प्रॉब्लम्स में कॉमन क्या होता है? द डिस्चार्ज इज सेम थ्रू आउट द ईच पाइप। बिल्कुल सही, यही इसकी कंडीशन है। जैसे कि बोलो था हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते थे कि वो वायर्स को, मतलब रेजिस्टेंसेस को लगाया हुआ है सीरीज में, तो करंट सेम रहता था। इसी प्रकार यहाँ पे डिस्चार्ज सेम रहता है, बिल्कुल सेम तरीका। देखो यहाँ पे मान लो ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। बाय द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, आप इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इस और इस पॉइंट पे लगा के देखिए, Q1, Q2 और Q3 सेम आना ही चाहिए। फ्लो रेट वेरी नहीं करेगा कभी भी। तो दैट इज Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3। वेरी क्या करेगा? इन तीनों का हेड लॉस वेरी करेगा। इसमें हेड लॉस अलग होगा, इसमें हेड लॉस अलग होगा, इसमें हेड लॉस अलग होगा। वो हेड लॉस किस पर डिपेंड करता है? लेंथ और डायमीटर पे। वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए सीरीज में क्या होता है, डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है, और पैरेलल में पाइप्स लगी होती हैं तो हेड लॉस कांस्टेंट होता है। जैसे उस करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल सेम होता है, बिल्कुल वैसा ही केस। तो पहला ही ऑप्शन सही आ जाएगा, दैट इज डिस्चार्ज इज सेम थ्रू आउट द ईच पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्ज टैंक इन अ पाइपलाइन इज यूज्ड टू। देखो पहले तो सर्ज टैंक का मतलब समझते हैं। सर्ज टैंक ना ऐसा होता है यार, जनरली पावर हाउसेज में यूज होता है, ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है। जैसे कि मान लो ये मेरा रेजर्वॉयर है, ये है मेरा रेजर्वॉयर, और इससे मेरी एक पाइपलाइन जारी होगी, ठीक है। पाइपलाइन मैं रिजर्वॉयर से कहाँ छोड़ता हूँ? टरबाइन पे बहुत फ्लो में पानी छोड़ता हूँ ताकि टरबाइन घूमे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। तो मेरी ये है टरबाइन, और ये एक बड़ी सी पाइपलाइन के थ्रू जा रहा होता है। और पता क्या होता है ना कि अब इस पाइपलाइन पानी को कंट्रोल करने के लिए कुछ वॉल्व लगी होंगी। तो एक मेन वॉल्व लगी होती है जिसका नाम होता है कंट्रोल वॉल्व। कंट्रोल वॉल्व मतलब जो गेट है बेसिकली पाइप का, आना जाना कंट्रोल करता है, उसका फ्लो कंट्रोल करता है। तो कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू रैपिड क्लोजर ऑफ दिस कंट्रोल वॉल्व, इसमें वाटर हैमर
का प्रेशर जनरेट होता है, जिसको बोलते हैं वाटर हैमर प्रेशर, रैपिड क्लोजर ऑफ द कंट्रोल वाल्व। उसकी वजह से क्या होता है, एक वेवी फॉर्म में एक वाटर हैमर प्रेशर जनरेट हो जाता है, जो कि काफी डेंजरस है पाइप के मटेरियल के लिए। पाइप बर्स्ट हो सकती है ड्यू टू डायनेमिक प्रेशर, ड्यू टू डायनेमिक नेचर ऑफ द वाटर प्रेशर। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर हैमर प्रेशर जनरेट ना हो, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सर्ज टैंक लगा देते हैं। अब सर्ज टैंक का क्या, सर्ज टैंक यहाँ से ओपन होता है। सर्ज टैंक का क्या मतलब है ना, ये पानी बना दो यहाँ पे। सर्ज टैंक का क्या वो है कि ये जैसे कि मान लो एकदम से पानी का फ्लो चेंज हुआ, तो यहां से ये उठा हुआ है ना, तो यहाँ ये खुद में एब्जॉर्ब कर लेगा प्रेशर, इसका लेवल राइज हो जाएगा। पाइप पे डायरेक्ट, मतलब ऐसे समझ लो पाइप को एक स्पेस मिल गई पानी को कहीं पहुंचाने की, पाइप को एक ओपननेस मिल गई, एक होल मिल गया, ताकि वो सर्ज टैंक उसको ऑब्जॉर्ब कर ले। दैट इज द मीनिंग ऑफ द सर्ज टैंक। ये हम लोग फ्लूइड मशीनरी में पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बताया। सर्ज टैंक क्या करता है, वाटर हैमर प्रेशर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो इस ऑप्शंस देखते हैं। रिड्यूस द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन पाइप, ना। मेक द फ्लो यूनिफॉर्म इन द पाइप, ना, ये कोई यूज नहीं। रिलीज द प्रेशर ड्यू टू वाटर हैमर, ये बिल्कुल सही है, वाटर हैमर प्रेशर को रिलीज करता है सर्ज टैंक। बेसिकली एक सेफ्टी मेजर है मेरा, एक तरह सेफ्टी वॉल्व है मेरी इस पूरे सिस्टम की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। द टर्बुलेंट फ्लो थ्रू द पाइप, द फैक्टर RE√F divided by R by K notations have their usual meaning is, बहुत ही क्या कह सकते हैं, थ्योरेटिकल, जो यूपीएससी की, इंजीनियरिंग सर्विसेज की और स्टेट जॉब्स की नेचर है कि कुछ बुकिश कोई पूछ लिया जाए टर्म, वो वाला क्वेश्चन है ये। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता सबको पता होना चाहिए, लेकिन बुक्स में जनरली हर जगह मेंशन किया जाता है। कौन से टॉपिक्स में बोला जाता है कि फॉर कमर्शियल टॉपिक्स फ्यू वैल्यूज आर गिवन इन द कोड्स, की हम लोगों को रफनेस और रेनॉल्ड्स नंबर में क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन क्या है, कमर्शियल पाइप्स के लिए ये फैक्टर यूज होता है। मैं पहले इन नोटेशन का मतलब समझा देता हूँ, कईयों को मतलब नहीं याद रहता। तो RE होता है रेनॉल्ड्स नंबर, F तो है मेरा फ्रिक्शन फैक्टर, R है मेरा रेडियस ऑफ द पाइप, और K है मेरी वो जो एवरेज रफनेस होती है, एवरेज थिकनेस ऑफ द रफनेस। कहां पे आता है ये टर्म, वो लेमिनार फ्लो, बाउंड्री लेयर फ्लो, वहां पे ये टर्म आती है। बेसिकली ये टर्बुलेंट फ्लो का टॉपिक है, एवरेज थिकनेस ऑफ द रफनेस। तो अगर आपको ये इस टर्म का मतलब, इस टर्म के रिगार्डिंग नॉलेज चाहिए, तो इसमें क्या होता है ना, RE√F कुछ भी क्या कह सकते हैं, ये इन्होंने कुछ, ये डायरेक्ट कोई थ्योरेटिकल वैल्यू पूछ ली। जैसे कि मैं आपको पूछ लूं कि पाई की क्या वैल्यू होती है, तो उसमें आप कुछ नया तो नहीं कर दोगे ना, जो पाई की वैल्यू होती है वही होती है। जिसमें भी ये थ्योरी है, बुकिश थ्योरी है, उसकी वैल्यू पूछी हुई है R/K। इसमें होता है कि जो ये वैल्यू है ना, ये 17 से कम होगी अगर स्मूथ पाइप है। और स्मूथ और रफ का क्या मतलब होता है, यह है हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ और हाइड्रोडायनेमिकली रफ। ये आप लोग टर्बुलेंट फ्लो के टॉपिक में या लैमिनार फ्लो के टॉपिक में समझ सकते हैं कि पाइप में हम लोग स्मूथ या रफ का मतलब क्या है, उसको हाथ लगा के नहीं बता रहे कि ये पाइप स्मूथ है, ये रफ है। एक फ्लूइड मैकेनिक्स के टर्म में मतलब है कि स्मूथ पाइप क्या होती है, रफ पाइप क्या होती है। और अगर रफ पाइप में ही इस फैक्टर की वैल्यू देखी जाए, दैट इज 400 से ज्यादा और इक्वल टू, दैट इज रफ पाइप। कमर्शियल पाइप्स में यूज होता है फैक्टर। तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा आंसर, दैट इज ग्रेटर देन 400। इन्होंने इक्वल टू ऑप्शन नहीं दिया, कितना चलता है, 400 से ज्यादा अगर है तो मेरा, क्योंकि बोला गया रफ पाइप, टर्बुलेंट फ्लो रफ पाइप, ये याद रखना, ये वैल्यू टर्बुलेंट फ्लो के, ये फैक्टर टर्बुलेंट फ्लो के लिए ही वैलिड है। और 17 से कम तो स्मूथ, 4 से ज्यादा तो रफ। क्या पता इस बार 17 से कम वाला पूछ ले,
तो हर चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है। जितना लिंक हो सकता है टॉपिक, जितना उससे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन निकल सकती है, मैं सब बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। नॉचेज आर यूज टू, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वी नॉच। नॉचेज किस लिए यूज होते हैं? नॉचेज एंड वियर्स आर बेसिकली डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइसेस या फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस। तो क्या मेजर करते हैं? फ्लो रेट, वेलोसिटी, प्रेशर, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे कभी कभी क्या डाउट हो सकता है कि यार क्या पता नॉचेज वेलोसिटी भी मेजर करते हो, अगर फ्लो मेजर करते हैं तो एरिया से डिवाइड ही तो करना है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? Q बाय A ही तो होता है। लेकिन नहीं, वेलोसिटी नहीं मेजर करते। और इसको हटाने वाला ऑप्शन क्या कर रहा है? दोनों तो हो नहीं सकते, दोनों होने का तो अगर ऑल ऑफ द अबव के लिए प्रेशर भी चाहिए, प्रेशर तो किसी हालत में वी नॉच नहीं मेजर करता। तो क्या होगा? फ्लो रेट ही मेजर करता है वी नॉच भी और वियर भी। इन लेमिनर फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स होता है ना, लेमिनर फ्लो हम दो तरीके से पढ़ते हैं जनरली, एक तो पाइप में और पैरेलल प्लेट्स में। दो पैरेलल प्लेट्स होती है, उनके बीच में अगर लेमिनर फ्लो है तो द मैक्सिमम वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज, जनरली क्या होता है इन जो लेमिनर फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, बाउंड्री लेयर थ्योरी, ये सब फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक्स हैं, बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज है। तो इनमें इनकी वेलोसिटी की टर्म्स में हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए। मैं एक बार बता देता हूँ कि आंसर क्या है और कैसे आया वो आंसर। तो जो मेरा यू एवरेज है ना, यू एवरेज का फॉर्मूला है -1/12 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू बी स्क्वायर। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ यू एवरेज, वेलोसिटी ऑफ द एवरेज वेलोसिटी है। और जो यू मैक्स है वो है मेरा -1/8 म्यू, यही फॉर्मूला है। आप लोग रिवाइज कर सकते हैं जाके अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक से। ठीक है, अब पूछ रहे हैं इन दोनों की रेशियो क्या है, मैक्स अपॉन एवरेज। रेशियो देखेंगे तो दैट इज द रेशियो इज इक्वल टू, ऑब्वियसली मैक्स वैल्यू तो एवरेज से ज्यादा ही होगी, दैट इज द 12/8। 4 से करेंगे तो 3/2, दैट इज 1.5। सी ऑप्शन आ गया मेरा आंसर। याद रख सकते हैं आप लोग, एवरेज वेलोसिटी मैक्स अपॉन एवरेज। पैरेलल प्लेट्स के लिए 1.5 होता है, और अगर सर्कुलर प्लेट्स आ जाए उस केस में 2 होता है आंसर। उसके फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं, उसमें आर की टर्म्स में आता है। बी क्या है यहाँ पे? थिकनेस ऑफ द पैरेलल प्लेट्स, मतलब ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इन दोनों के बीच की जो थिकनेस है दैट इज द बी। ठीक है, डेल पी बाय डेल एक्स क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट। और म्यू क्या है? डायनेमिक विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी बेसिकली। तो इसको, और सर्कुलर प्राइस में याद रखना इन दोनों की रेशियो आती है 2, यू मैक्स अपॉन यू एवरेज इज इक्वल टू 2। पिटेट ट्यूब मेजर क्या करती है? देखो इंस्ट्रूमेंट से बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं, पूछ सकता है वेंचुरी मीटर क्या मेजर करता है, ऑरिफिस मीटर क्या मेजर करता है। तो पिटेट ट्यूब क्या मेजर करता है? बेसिकली पिटेट ट्यूब मेजर करती है वेलोसिटी हेड। अगर वेलोसिटी मेजर कर ली तो वेलोसिटी हेड भी मेजर कर लेगा। पिटेट ट्यूब वेलोसिटी हेड मेजर करता है। हम क्या करते हैं, कोई ऐसे पाइपलाइन जारी होती है तो यहाँ पे एक पिटेट ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं, और ये कुछ हेड बताता है हमें, और यहाँ पे एक पीजोमीटर भी लगाते हैं। लेट्स से ये H1 है और ये H2 है। पीजोमीटर क्या बताता है? पीजोमेट्रिक हेड। और H1 क्या होता है? टोटल। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज वेलोसिटी हेड। तो बेसिकली पिटेट ट्यूब क्या बताती है? ये पिटेट ट्यूब है, यहाँ पे स्टैग्नेशन पॉइंट आ जाता है, तो जो टोटल हाइट हो जाती है अपॉन माइनस पीजोमेट्रिक हेड, तो मुझे क्या मिल जाता है? वेलोसिटी हेड मिल जाता है। टोटल हेड माइनस पीजोमेट्रिक हेड इट इज वेलोसिटी हेड। तो बेसिकली अगर इन सब में आपको नहीं भी घुसना, लेट्स से आप इतना स्ट्रांग नहीं है फ्लूइड में, और आपको बस मेजर देखना है बेसिकली कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है, तो याद रख लीजिए पिटेट ट्यूब बताता है वेलोसिटी हेड, ना तो प्रेशर हेड ना तो टोटल हेड, सिर्फ वेलोसिटी हेड बताता है।
द लॉस ऑफ द एनर्जी ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट इन अ पाइप। सडन एनलार्जमेंट पता कैसे होती है पाइप में? मान लो ये कोई पाइप है कुछ सर्टेन डायमीटर की, सडनली एनलार्ज कर दी मैंने, कोई नया पाइप लगा दी, ऐसी मोटी पाइप लगा दी, इससे ये होल है यहाँ पे, एक मोटी पाइप ज्वाइन कर दी तो सडन एनलार्जमेंट हो गई। अब इस जगह पे, इस जंक्शन पे होता है कुछ लॉस, क्योंकि सडनली कुछ चेंज आ गया, यूनिफॉर्मिटी लॉस कर दिया आपने, प्रिज्मेटिक से नॉन प्रिज्मेटिक में कन्वर्ट कर दिया पाइप को, तो एक लॉस आता है, दैट इज सडन एनलार्जमेंट लॉस, माइनर लॉस होता है। और इसकी वैल्यू होती है, अगर बोलते हैं इस पाइप में फ्लो V1 है और इसमें V2 है, ऑफ कोर्स V1 ज्यादा होगा V2 से क्योंकि एरिया कम है, V2 का एरिया V2 वाली P2 वाली पाइप में एरिया ज्यादा है, ये पाइप 1 है, ये पाइप 2 है, V1 ज्यादा होगा V2 से। तो इसका फॉर्मूला होता है हेड लॉस का V1 माइनस V2 का बाय स्क्वायर बाय 2G। मीटर की टर्म्स में आएगा ये, कुछ मीटर में आएगा ये लॉस, हेड की टर्म्स में आएगा बेसिकली, तो ये आ जाता है मेरा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है मेरा? सडन एनलार्जमेंट के कारण लॉस का फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला ही पूछा गया था बेसिकली। द मॉडल ऑफ द स्पिलवे, अब ये क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस पे क्वेश्चन आ गया, मॉडल और प्रोटोटाइप पे क्वेश्चन आ गया। द मॉडल ऑफ अ स्पिलवे विद द स्केल रेशियो ऑफ 1:9, मतलब लेंथ रेशियो बेसिकली क्या है? 1:9 है। रेशियो का मतलब होता है मॉडल अपॉन प्रोटोटाइप, स्केल रेशियो का मतलब LM/LP, मतलब लेंथ ऑफ द मॉडल। मैं क्वेश्चन अच्छे से समझाता हूँ, बहुत पूछा गया, गेट में बहुत पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में। लेंथ ऑफ द मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप। ठीक है, मॉडल हमेशा जनरली हम प्रोटोटाइप से छोटा बनाते हैं, पर जरूरी नहीं है, बड़ा भी बना सकते हैं, जनरली छोटा बनाते हैं। मॉडल की लेंथ और एलपी के रेशो क्या है? यहाँ पे दिख जाएगा 1:9। ठीक है, 1:9 का रेशो है मॉडल अपॉन स्पिलवे का स्केल रेशो। तो वी टेस्टेड इन अ लेबोरेटरी, व्हाट विल बी द डिस्चार्जिंग कैपेसिटी ऑफ द मॉडल। मॉडल की डिस्चार्जिंग कैपेसिटी क्या है? अगर प्रोटोटाइप का स्पिलवे का जो डिस्चार्ज है दैट इज 486 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो मुझे QM निकालना है और मुझे QP पता है, ये है। अब मुझे क्या चाहिए ना, इसको बोलते हैं LM/LP को LR रेशो, इसीलिए QM/QP को बोलेंगे QR। अब QR का ना LR में रिलेशन चाहिए, वो कहां से आता है? स्पिलवे क्या फॉलो करता है? फ्राउड्स मॉडल फॉलो करता है। मैं रट्टा नहीं लगवा रहा हूं आपको, मैं डायरेक्ट एक लाइन में इसका आंसर बता सकता हूं कि QR इज प्रोपोर्शनल टू LR की पावर 5/2। मैं वो नहीं करवाना चाहता, मैं डिराइव कराना चाहता हूं कि ये हम लोग अगर एग्जाम में भूल जाएं तो कैसे एकदम से, छोटी सी चीज है, कैसे हम याद कर सकते हैं कि QR LR की टर्म्स में कैसे निकालना है। फ्राउड्स मॉडल फॉलो करता है। फ्राउड्स मॉडल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू फ्राउड्स मॉडल V/GD इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये है मेरा फ्राउड्स मॉडल। तो जो V है यहाँ पे, G तो कांस्टेंट है, तो V किसके प्रोपोर्शनल आ जाता है? V इज इक्वल टू रूट LR। LR क्यों लिखा मैंने? VR इज इक्वल टू रूट LR क्यों लिखा? क्योंकि रेशियो में VR कांस्टेंट कांस्टेंट सब कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली V मॉडल अपॉन, ऐसे समझ लो यार, ज्यादा बहुत लंबा चला जाएगा, ऐसे समझ लो कि रेशियो में सब चीज हट जाती है और वेलोसिटी की रेशियो किसकी टर्म्स में आई? लेंथ की रेशियो में। क्यों? कि जो D है हाइड्रोलिक डेप्थ, वो क्या होती है? मेरी लेंथ की टर्म है, तो लेंथ की टर्म में आई। VR किसके प्रोपोर्शनल है? LR के में। तो जो Q है मेरा डिस्चार्ज, QR इज इक्वल टू AR इंटू VR, यही होता है A इंटू V। AR क्या होता है? एरिया, एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर, इसी लेंथ का स्क्वायर, दैट इज LR स्क्वायर
इंटू वी आर क्या है, रूट एल आर, मुझे एल आर की टर्म्स में चाहिए होता है, स्केल रेशो की टर्म्स में चाहिए होता है, दैट इज एल आर की पावर 5/2। इजी है। अब यहीं से पता चल गया कि एल आर की पावर 5/2, तो क्यू आर की वैल्यू पता चल गई, मतलब क्यू एम अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू एल आर की पावर 5/2। एल आर कितना है, 1/9। यहां से जाएंगे तो QP कितना है मेरा, 486 अपॉन 9 की पावर 5/2। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। टू मीटर क्यूब पर सेकेंड मेरा आंसर आ जाएगा इसका। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन चला गया, ये सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। इजी था। अगर इसको एक वन लाइन में मुझे बताना हो तो आप लोगों को नहीं चाहिए ये सब चीजें, आप लोगों को शॉर्टकट चाहिए, तो क्या करो, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद कर लो। जैसे कि ये तो याद रहना ही चाहिए कि जो क्यू आर है वो एल आर की पावर 5/2 होता है। तो अब मॉडल का दे दिया तो प्रोटोटाइप का निकाल ले। प्रोटोटाइप जनरली एल आर पता होता है, रेशो 1:9 है, और अगर मॉडल का दिया तो प्रोटोटाइप का निकालो, प्रोटोटाइप का दिया तो मॉडल का निकालो, ऐसा कुछ कर सकते हो। जनरली अब मैंने वेलोसिटी का निकाल दिया, फोर्स का, अलग अलग टाइप के। एक बार ये टॉपिक रिवाइज कर लीजिए, अगर प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे रिलेशन एक बार डिराइव कर लीजिए, अपने आप याद रह जाएंगे, रटने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। If the flow around a sphere is taking place with a Reynolds number greater than 5 × 10⁵, RE कितना है? अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन यार, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि हर किसी को ये बात बहुत डिटेल से पता हो। जिसने ड्रैग एंड लिफ्ट का चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ा है, कि थ्योरी से अच्छे से पढ़ा है, उसको ये चीज याद रहेगी, हर जगह लिखी हुई नहीं होती। पूछा हुआ है अगर RE 5 × 10⁵ से ज्यादा है तो CD की क्या वैल्यू होगी। इसमें क्या है ना यार, एक ग्राफ बनता है CD और RE में, उससे ना उस ग्राफ से वैल्यू आती है। जब स्फीयर के अराउंड एयर घूमती है ना ऐसे, तो रेनॉल्ड्स नंबर को देखते हुए ये देखा जाता है कि मतलब ड्रैग देखा जाता है, बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। बेसिकली ये देखा जाता है कि बाउंड्री लेयर लैमिनार बाउंड्री लेयर बनेगी या टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर बनेगी, वो किस पे डिपेंड करता है, RE पे। तो जब मेरा, इसको भी भूल जाओ एक बार, ज्यादा हो जाएगा डिटेल, पूरा टॉपिक ही समझाया जाएगा इसमें। तो ये समझ लीजिए आप कि जब RE मेरा 5 × 10⁵ से ज्यादा आ रहा है ना, तो इसका क्या मतलब है कि मेरा टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर बन रही है। और टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर जब बनती है ना, तो इस केस में CD की वैल्यू आती है 0.2। 0.2 की वैल्यू आ जाती है। और अगर इससे कम होता है ना, तब CD की वैल्यू 0.5 के आसपास रहती है स्टार्टिंग में, घटते घटते 0.2 पे पहुंच जाती है, उसके बाद दोबारा बढ़ती है। ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बहुत डायरेक्ट थ्योरी पूछ लिया कि रेनॉल्ड्स नंबर इससे ज्यादा है स्फीयर के केस में तो CD की क्या वैल्यू होती है, आप लोग याद रख सकते हैं, दैट इज 0.2। अगर कहीं आता है तो डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कहूँगा इस टॉपिक को बहुत डिटेल में रट लीजिए, क्योंकि पूरा ग्राफ समझना पड़ता है कि कैसे कैसे हम उसको देखें, समझें कि कैसे कैसे वो वेरी कर रहा है CD RE जैसे जैसे बढ़ रहा है। ठीक है, द फ्लो थ्रू द पोरस मीडिया, डार्सी लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन द रेनॉल्ड्स नंबर इज, डार्सी लॉ क्या होता है, तो परमिबिलिटी लॉ होता है, बेसिकली V = KI आता है जहाँ पे। तो उस लॉ, वो कहता है डार्सी लॉ की वैल्यू, डार्सी लॉ कब वैलिड होगा, जब फ्लूइड पोरस मीडिया से पास कर रहा है। तो बेसिकली डार्सी लॉ की ना एक कंडीशन होती है, डार्सी लॉ इज वैलिड व्हेन फ्लो इज लैमिनार, फ्लो को लैमिनार होना चाहिए। अब फ्लो के लैमिनार होने की अलग अलग कंडीशन है,
जैसे पाइप में फ्लो लेमिनर कब होता है, जब रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम हो, ठीक है। ऐसे ओपन चैनल में 500 हो जाता है। ऐसे ही पोरस मीडिया में क्या होता है, इन पोरस मीडिया जैसे सॉइल में जो फ्लो होता है बेसिकली, सॉइल में, सैंड में, किसी पोरस मीडियम में, चॉक में बेसिकली फ्लो, तो क्या होगा, पोरस मीडियम में अगर फ्लो हो तो रेनॉल्ड्स नंबर की कंडीशन क्या होती है, आर ई जो है मेरा वो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 1, तो होगा लेमिनार। याद रख सकते हैं इसको बिल्कुल अच्छे। आर ई अगर होगा 1 से 2 तो होगा मेरा ट्रांजिशन, और आर ई होगा अगर 2 से ज्यादा तो टर्बुलेंट, ठीक है। दीज आर द केसेस ऑफ द। अब इसने पूछा डार्सी लॉ कब वैलिड होता है, जब फ्लो लैमिनार हो। लैमिनार फ्लो कब होता है, आर ई जब 1 से कम हो, तो आंसर आ जाएगा डी। ऑब्वियस सी बात है, ये चीज पता होनी चाहिए थी। तो ये चीज थोड़ा सा लेयर है इस क्वेश्चन में। पहले तो डार्सी लॉ वैलिड होता है जब लैमिनार हो, और लैमिनार कब होता है फ्लो पोरस मीडिया में, ये 3 कंडीशंस। कैविटेशन इन अ पाइप इज कॉज्ड व्हेन। थोड़ा सा कैविटेशन के बारे में समझ लेते हैं। कैविटेशन क्या होता है, देखो यार, कई बार ना जैसे फ्लूइड मान लो किसी पाइप में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि लेट से जो फ्लूइड का जो प्रेशर है ना किसी पॉइंट पे, मान लो यहां पे है, ठीक है, मान लो इस पॉइंट पे जाके फ्लूइड का प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर से मैच कर गया, इतना कम हो गया कि वो फ्लूइड के वेपर प्रेशर से मैच कर गया। तब मान लो इस पॉइंट पे एब्सोल्यूट, ये दिख रहा है ना इस कलर में, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। ये हमें पता है जब किसी चीज का, किसी फ्लूइड का एब्सोल्यूट प्रेशर और वेपर प्रेशर मैच कर जाए ना, तो वो बबल्स फॉर्म होने लग जाते हैं, वहां पे बबल्स फॉर्म हो जाएंगे। तो इधर क्या होगा, छोटे छोटे बबल्स बनने लग जाएंगे। अब फ्लूइड तो चल ही रहा है, तो ये बबल्स इस फ्लूइड के साथ ट्रेवल भी कर जाएंगे, यहाँ पर बनते रहेंगे नए और ट्रेवल करते जाएंगे। क्या पता कहीं जाके प्रेशर अब बढ़ जाए, यहाँ पे तो कम हो गया था किसी कारण से, ठीक है, उसके भी रीजन होते हैं। मान लो वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, वेलोसिटी अगर बढ़ जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, ये बर्नौलीज थ्योरम बताती है हमें, ठीक है। बहुत सारे रीजन होते हैं। टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तभी भी हमारा प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। अगर तो ये बबल्स बन जाते हैं, और ये बबल्स कहीं कहीं पे पहुंच चले गए, अब यहाँ पे पहुंच गए बबल्स, मेरे बबल्स अब आ गए यहाँ पे। अब इस जगह पे जो बबल्स हैं वहां पे है प्रेशर हाई, तो इन ये बबल्स क्या कर जाएंगे, उस हाई प्रेशर में कोलैप्स कर जाएंगे। उस कोलैप्स करने से बोलते हैं कैविटेशन बढ़ जाती है। वो जो बबल जहां कोलैप्स करते हैं ना, वहां पे ऐसे सडन बर्स्ट होता है, मतलब हाई एनर्जी रिलीज होती है बेसिकली। उससे क्या होता है, ये पाइप सरफेस पे ना ऐसे दाने दाने से फॉर्म होने लगते हैं, क्रोड हो जाती है सरफेस उसकी। तो यहाँ पे थोड़ी पाइप सरफेस खराब हो जाएगी, जहां पे बबल्स फटेंगे, ऐसे ऐसे करके फट गए यहाँ पे, और पाइप सरफेस बहुत ज्यादा घस जाती है, बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, कई बार फटने का भी चांसेस रहता है। तो रिस्की रहता है कैविटेशन, हम लोग कैविटेशन को अवॉइड करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो बेसिकली पाइप फिर कैविटेशन कॉज कब हुई, तब कॉज होती है जब प्रेशर वेपर प्रेशर को अप्रोच कर लेता है। बेसिकली हमें क्या करना है, इन बबल्स को फॉर्म ही नहीं होने देना है, कि कहीं ना कहीं जाके तो फटेंगे। ये हाई प्रेशर जोन आएगा, वहां पे जाके फट जाएंगे, वहां पे प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाएंगे, लो प्रेशर में बन तो गए। तो वेपर प्रेशर हम लोग क्या करते हैं, कैविटेशन नंबर होता है, जनरली ट्राई करते हैं पूरी पाइप में प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो ही ना, सर्टेन डिग्री ऑफ सेफ्टी दें कि उससे तो ज्यादा रहे ही, ताकि मेरे ये कंडीशन ही ना आए वेपर प्रेशर बनने, बबल्स बनने की।
तो इसका आंसर क्या हुआ, जब प्रेशर वेपर प्रेशर को रीच कर जाता है तब मेरी कैविटेशन फॉर्म होती है। मैंने बहुत डिटेल में कैविटेशन का कंसेप्ट ही समझा दिया है, आई होप समझ आया हो। तो ठीक है, ये इस वीडियो के कुछ क्वेश्चंस थे। जो फर्दर क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को। ऐसे ही बहुत सारी हम लोग पूरा 2013 का कोर्स डिस्कस करेंगे। आप लोगों को अगर यूपीपीएससी में इंटरेस्ट आया, उसका आपको प्रिपरेशन करनी है, तो आप www.cizplus.com पे जाके या हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हमारा लंपसम कोर्स है यूपीपीएससी एई का, जिसमें डिटेल्ड कोर्स वीडियोस हैं, जिसमें असाइनमेंट्स हैं, क्विज़ेज हैं। आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है शॉर्ट टाइम में। उसको आप परचेज कर सकते हैं, उसको आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं बेसिकली, अगर आपको यूज़फुल लगता है वो। तो दीज आर द सम टिप्स मैं सजेस्ट करूँगा, आप लोग प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर की। इसके साथ साथ आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन, साथ साथ कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है इसके रिगार्डिंग जितने भी नोट्स, सारी प्रिपरेशन आइडिया, स्ट्रेटजी, सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं उस पर। तो मैं यही कहूँगा कि हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं, इस वीडियो को, फ्लूइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक सिविल इंजीनियरिंग कोर टॉपिक 360 क्वेश्चन होते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अगले कुछ क्वेश्चंस। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए, जो नहीं समझ आता हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए अपने डाउट्स। थैंक यू। इसी तरह इंजीनियरिंग की और भी कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक्स के साथ जुड़ सकते हैं। और कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप जाएं www.cizplus.com पर, या फिर आप मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है CIZ Plus, एंड इट्स लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।